अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। इमरान खान अब शहबाज हुकूमत को मुआशी और सियासी हर मुहाज पर चैलेंज कर रहे हैं। मईशत की खराबी और महंगाई को जमाज बनाकर फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। आम बात यह है कि आज जब इमरान खान ने हुकूमती कारकर्दगी पर तनकीद की और इंतखाबात का मुतालबा किया तो उनकी तकरीर में गुज़िश्ता दिनों के बरक्स गुस्सा नहीं था, अंदाज जारहाना नहीं था, बल्कि वो पुरसुकून दिखाई दिए। दूसरी जानिब मरियम नवाज भी हुकूमत के मुश्किल मुआशी फैसलों से लाताल्लुकी का इजहार कर रही हैं। इमरान खान पर तो तनकीद कर रही हैं मगर अपनी ही हुकूमत से शिकायतें भी कर रही हैं। मुश्किल तरीन मुआशी हालात में शहबाज हुकूमत तनहा खड़ी नजर आ रही है और इस वक्त मुआशी मामलात के कंट्रोल में भी नहीं नजर आ रही है। आज इमरान खान ने टीवी पर खिताब करते हुए कहा कि सबसे कहता हूं कि पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए जल्द इलेक्शन कराएं, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो ज्यादा देर हमारा सब्र नहीं रहेगा। श्रीलंका वाले सिचुएशन की तरफ जा रहा है क्योंकि इनके पास अब कोई हल नहीं है इसका। हमने अपने मुल्क को इंतशार से बचाना है। फौरी तौर पे साफ और शफाफ इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। जितनी ये देर करते जाएंगे बुरान बढ़ता जाएगा। ऐसा ना वक्त आ जाए कि सबके हाथ से ये निकल जाए। ज्यादा देर अब हमारा सब्र नहीं रहेगा। अगर ये इसी तरह चलते रहे और मुल्क को इसी तरह नीचे ले जाते रहे तो हमें फिर एक कॉल देनी पड़ेगी अपनी आवाम को। मरियम नवाज ने आज फिर वाज़ेह किया कि तेल और बिजली की कीमतों में इजाफे को वो सपोर्ट नहीं करती। आवाम के बिल उनकी आमदनी से ज़्यादा आ रहे हैं। खुदारा हुकूमत इस चीज़ पर तवज्जो दे। मरियम नवाज से इतनी बड़ी काबीना और उसमें मजीद इजाफे पर सवाल हुआ तो उनके पास उसका भी जवाब नहीं था और उन्होंने ये भी कह दिया कि जमात और हुकूमती ओहदा अलग होना चाहिए ताकि जमात सफ़र ना करे। मैंने ये बात बड़ी कैटेगोरिकली कही है और मैं दोबारा ये बात कहती हूँ कि जब कोई भी तेल की बिजली की कीमतों को बढ़ाने का कोई डिसीजन आता है मैं उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करती क्योंकि मेरी पहली जिम्मेदारी जो है वो अवाम की तरफ है। और मैं ये इस गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट भी करूंगी और मैं ये कहूंगी कि खुदारा इस चीज़ पे तवज्जो दें और अवाम को बिजली की कीमतों में बहुत लंबे लंबे बिल आए हैं। लोगों को जितनी उनकी तनख्वाह है उससे ज़्यादा उनको बिल आया है तो मैं बिल्कुल इस फैसले को सपोर्ट नहीं करती। इसको ठीक करने के लिए कोशिश होनी चाहिए। हाउएवर मैं ये समझती हूँ कि इसको मईशत का जो हाल इमरान खान करके चला गया है, डबो के चला गया, उसको टाइम लगेगा। 70 वज़रा आपने बना दी, हालत मुल्क की है, प्लीज ये थोड़ा सा बताइए वो किस लिए बना, सबको राजी कर रहे हैं? पता करके बताऊंगी। अच्छा। जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो जमात सफ़र करती है बिकॉज आपके पास टाइम नहीं होता। तो मेरे आइडियली अगर ऐसा हो सके तो जमात का और हुकूमती ओहदा जो है वो अलग-अलग होना चाहिए ताकि जमात भी सफ़र ना करे। जमात एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुल्क की मईशत इस वक्त गैर यकीनी की इंतहाई सूरत हाल से गुजर रही है। IMF प्रोग्राम की बहाली के बावजूद रुपया मुसलसल गिर रहा है और आज ओपन मार्केट में एक बार फिर 240 से ऊपर चला गया है। पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी बॉन्ड्स की कदर आज भी गिरी और जुलाई वाले खतरात फिर नजर आ रहे हैं। महंगाई कंट्रोल करने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठ रहा है और इमरान खान इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं मगर खुद भी कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास सारे हल हैं। बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के पास कोई इजी ऑप्शन नहीं है। जो भी आएगा उसके पास अब मसलों का पहाड़ होगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास सारे हल हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी आप मुल्क को सुधारेंगे, इसको निकालेंगे इस दलदल से, नंबर वन क्राइटेरियन होगा कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इस्तेकाम हो। मसला यह है कि इमरान खान इस वक्त डिफ़ॉल्ट के खदशे और फिक्र का इजहार कर रहे हैं मगर उन पर तो खुद इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी हुकूमत जाता देखकर IMF से खुद किया गया मुआहदा तोड़ दिया और मईशत के लिए डिफ़ॉल्ट का खतरा खड़ा कर दिया। खुद IMF ने इमरान खान की हुकूमत की तरफ से शराइत के खिलाफ जाकर तेल और बिजली की कीमतों पर सब्सिडी पर तनकीद की और सोने पर सुहागा ये कि जब डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए IMF का प्रोग्राम बहाल होने लगा तो शौकत तरीन की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए ख़जाना के साथ लीक्ड ऑडियो सामने आ गई जिसमें IMF प्रोग्राम की बहाली रोकने की साजिश सामने आ गई। उस ऑडियो का खुद शौकत तरीन ने एतराफ़ भी कर लिया मगर आज इमरान खान मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने के खदशे और फिक्र का इजहार कर रहे हैं और उसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि ये हुकूमत नया आर्मी चीफ ना लगाए बल्कि मौजूदा आर्मी चीफ ही को इलेक्शन के बाद नई हुकूमत आने तक तौसी दी जाए। जबकि आज मरियम नवाज से इस हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने इमरान खान के इस मुतालबे पर तनकीद की और अदलिया से भी मुतालबा किया कि वो अनजाने में इमरान खान को मजबूत करने का मौका ना दे। जिस शख्स ने ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के छेड़ी है उस शख्स का नाम फितना खान है।
उसका काम ही फितना डालना है। अब वो किसी एक बयान पे अपने टिक जाएं कहीं। आप देख लें कि जब वो गवर्नमेंट में थे और एक पेज पे थे तो वो सिपा सलार की तारीफें हमें दिन रात सुनने को मिलती थी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब वो हुकूमत से निकाले गए तो उन्होंने उनको मीर जाफर भी कहा, मीर सादिक भी कहा, XYZ भी कहा और फिर उनको न्यूट्रल कहा, जानवर कहा। और अब अचानक अगर वो इस बात पे आ जाए, पहले वो किसी एक स्टांस पे खड़े हों तो मैं उसके ऊपर गुफ्तगू करूं। मैं अपने असूल पे खड़ी हूं। पहले आप किसी की इज्जत उछाल दें, किसी खातून जज को आप उसकी तजलील करें एक जलसे में खड़े होकर, बाद में आप आके माफी मांग लें, तो ये तो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है ना कि जो कुछ आपने करना था वो कर दिया। उसके बाद डैमेज कंट्रोल के लिए क्योंकि अपनी ज़ात पे बात आ गई है तो डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए आप ये कर दें, ये ऐसा नहीं होगा। ये हम सुन के हमारे कान पक गए कि लॉ की नज़र में सब बराबर हैं। माफ़ी मांगने के बावजूद निहाल हाशमी साहब के साथ ये हुआ, तो इसलिए कोई बच के निकल जाए क्योंकि उसने सियासी जमात का लिबादा ओढ़ा हुआ है, तो ये काबिले माफ़ी नहीं है चीज़। और जजेस को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि उनको इस चीज़ को देखना चाहिए कि वो क्यों एक फितने को मजबूत होने का अनजाने में मौका दे रहे हैं। कल को किसी का घर, किसी की इज्जत जो है वो महफूज नहीं होगी और उसमें जुडिशरी शामिल होगी। मरियम नवाज ने इमरान खान के एक कोच का भी जिक्र किया। आपके इलेक्शन जो है आप पहले होते देख रहे हैं या फिर हुकूमत जो है इमरान खान जो इस्लामाबाद का मार्च कर रहे हैं, माजराई करने आ रहे हैं, उससे निपटने की तैयारी कर रही है? आपकी क्या? मैं तो पहले ये बात कह चुकी हूँ। वो आजकल कह रहे हैं कि मैंने बड़ा इन स्विंगर कराया, तो मैं तो पहले ये कहूँगी कि इन स्विंगर तो जिसने कराया आप अपने पहले कोच का नाम बताएं कि कौन सा कोच है जो आपको ये मशवरे दे रहा है। और दूसरी बात मैंने आपको अभी कही है कि इमरान खान का जो लाडलापन है उसको प्रोटेक्शन देने वाले अगर अपनी इस चीज़ को छोड़ दें, इस रविश को छोड़ दें, तो इमरान खान को सॉर्ट आउट करना 3 दिन से ज़्यादा का काम नहीं है। क्योंकि कौन दे रहा है ये तो अल्लाह बेहतर जाने कौन दे रहा है, वही जो कोच साहब हैं वही दे रहे हैं। हवाले से बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के रहनुमा और वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया मशो में ज्वाइन करने के लिए। एहसन इकबाल साहब, आज खान साहब ने तकरीर की, नए इलेक्शन का मुतालबा भी किया और कहा आपसे मुल्क नहीं चल रहा है, मईशत का इस वक्त बहुत बुरा हाल है, जो कि अब नज़र भी आ रहा है। ना डॉलर संभल रहा है, ना मुल्क के इंटरनेशनल बॉन्ड संभल रहे हैं, ना ही महंगाई संभल रही है। खुद मरियम नवाज साहिबा ने भी आज कहा कि मैं नहीं हूँ मुत्तफिक इन फैसलों से, अवाम की इतनी तनख्वाह नहीं है जितना उनका बिजली का बिल आ जाता है। सब नहीं मुल्क चल रहा है। खान साहब इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं और आज गुस्से में भी नहीं थे, बहुत पुरसुकून अंदाज में उन्होंने आप लोगों से मुतालबा किया कि जब इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। देखिए शाहजेब, मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को जो भी वो बयान दें 7 पॉलीग्राफ टेस्ट जरूर कराना चाहिए, जिसे लाइट डिटेक्टर कहते हैं। वो इस एतमाद के साथ गलत बयानी करते हैं। मेरा ख्याल है कि तारीख में जो भी कोई गलत बयानी करने वाला चैंपियन है वो भी शर्माता होगा। 4 साल अभी इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई है, वो जो नट और बोल्ट मईशत के खोल कर गए हैं और जो कांटे वो बिखेर के गए हैं, हम तो जब से आए हैं उन्हीं कांटों को चुग रहे हैं और उस नट बोल्ट के निज़ाम को मईशत के दोबारा जोड़ रहे हैं जो कि शराजा उसका बिखेर चुके थे। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब मेरे 3 सवालों का जवाब दें। पहला सवाल ये है कि किसने 4 वजीर खजाना बदले? असद उमर साहब को 8 महीने के बाद किसने ये कह के फारिग किया कि वो नाकाम हो गए? फिर उसके बाद हफीज शेख साहब जब आए तो किसने कहा कि हफीज शेख साहब ने मईशत का भट्टा बिठा दिया है? इसके बाद कुछ देर के लिए हमाद अजहर साहब को लेकर आए, उनको भी फारिग किया। उसके बाद शौकत तरीन साहब आए तो उन्होंने हमें ये बताया कि पिछले 3 सालों के अंदर मईशत की तबाही कर दी गई है और हुकूमत जो है उसने अफरात ज़र पैदा किया है, उसने पॉलिसी रेट बढ़ा के तबाही की है। ये बातें हमने तो नहीं की थी। तो आज इमरान खान साहब अगर ये कहें कि उनका दौर बड़ा सुनहरी दौर था, मैं उनसे इस सवाल का जवाब पूछना चाहता हूँ कि जब हम 1 अप्रैल के बाद मुल्क के अंदर हुकूमत हमने संभाली तो वजारत खजाना हमारे आने से पहले ही ये क्यों कह चुकी थी कि आखिरी सहमाही में डेवलपमेंट बजट की किस्त जारी नहीं की जाएगी क्योंकि हमारे पास कोई खजाने में पैसा नहीं है। मुल्क का खजाना खाली क्यों करके वो गए थे? अगर खजाना भरा होता तो लास्ट क्वार्टर रिलीज जरूर मिलती। मैं खान साहब से ये भी सवाल करना चाहता हूँ कि जिस सुनहरी दौर की वो बात करते हैं, कराची से पेशावर तक कोई एक प्रोजेक्ट दिखा दें जो उन्होंने मुकम्मल किया हो, उन्होंने कंसीव किया हो। असल बात तो यह कि BRT का मंसूबा जिस तरह चला वो उनकी इंतजामी सलाहियत का
मुंह बोलता सबूत है कि इनारकी थी उनकी हुकूमत में, ना कोई सलाहियत थी, ना किसी सिमत में कोई पॉलिसी थी। 4 साल पाकिस्तान की कोई डेवलपमेंट पॉलिसी नहीं थी, ना शॉर्ट टर्म प्लान था, ना मीडियम टर्म प्लान था। तो आप तो पाकिस्तान को जिस दलदल में धकेल गए हैं, आज हम उसी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अप्रैल में दुनिया में शर्तें लग रही थी कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने में 1 हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ते लगेंगे। आज कोई ये ताने नहीं दे रहा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि शाहजेब, जब पाकिस्तान दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा क्लाइमेट डिजास्टर का सामना कर रहा है, जिसमें यूएन सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि $30 अरब का नुकसान हो सकता है, इस वक्त कौम में इत्मीनान पैदा करने की जरूरत है या कौम को तकसीम करने की जरूरत है, कौम को पोलराइज करने की जरूरत है, या दुनिया को यह बताने की जरूरत है कि हम एक नाकाम रियासत हैं? इस वक्त तो जब एक क्राइसिस है, मगर ऐसे बात सब सब में दुश्मन इशू है, भी इकट्ठे हो जाते हैं। आपको पता है हमारे मुआशरे की क्या रवायत है कि जब गम हो तो सब लोग गम भुला के इकट्ठे हो जाते हैं। आज तो कौम को इकट्ठा करने की जरूरत है कि हम सैलाब जदगान के लिए मिलकर काम करें। ये खान साहब जो है नार्सिसिज्म के अंदर, अपनी ईगो के अंदर इतने गिरफ्तार हैं कि इन्हें सवाए अपने इक़्तिदार और अपनी सियासत के कुछ नजर नहीं आता। मगर सिंह साहब, या तो मसला ये हो कि आपने कहा कि अप्रैल में शर्तें लग रही थी, अब मसला ये हो गया है कि दोबारा सूरत हाल वो हो गई है कि पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल बॉन्ड्स है उस पर रिस्क आप देख रहे हैं कहाँ पहुंच गया है। जुलाई वाली सूरत हाल दोबारा पैदा हो गई है, उसमें नजर आ रहा है कि आप लोगों से रुपया भी नहीं संभल रहा है। आप कह रहे हैं उन्होंने शिराजा बिखेरा था, या तो ये हो कि आप चीज़ों के कंट्रोल में नजर आ रहे हों, कंट्रोल में नहीं नजर आ रहे हैं। काबीना जरूर बढ़ती जा रही है। अब आप बताइए कि 70 अफराद की काबीना हो गई है शहबाज शरीफ साहब की, 25 SAPM है जिनमें से 21 के पास कोई पोर्टफोलियो ही नहीं है। अब स्पेशल असिस्टेंट तो इसलिए लगाए जाते हैं ना कि भाई ज़रूरत है, स्पेशल असिस्टेंट लगाया गया है। 21 बगैर पोर्टफोलियो के हैं, 70 में से टोटल इस वक्त 22 के पोर्टफोलियो नहीं है जो 70 काबीना के अराकीन हैं। इसका मतलब है आप भी अपने इत्तेहादियों को मुतमईन करने और खुश करने और हुकूमत को प्रोलॉन्ग करने में लगे ना। हल आपके पास भी नहीं है इस वक्त सूरत हाल का, तो फिर अगर इलेक्शन नहीं तो कैसे चलेगा? ये बात बिल्कुल, ये मैं नहीं इससे इत्तेफाक करता कि हल हमारे पास नहीं है। हमारे पास बिल्कुल हल है। हमने इसीलिए इस चैलेंज को कबूल किया है कि अगले 1 साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क की मईशत को स्टेबलाइज करेंगे। खान साहब की जो कारकर्दगी है उसे भी एक्सपोज करेंगे, और जब अवाम के पास जाएंगे तो लोग हमारा और खान साहब का फर्क देख के हमें वोट देंगे। लेकिन हम में से किसी को यह अंदाजा नहीं था कि जब हमने IMF के साथ मुआहदा किया है और हम समझ रहे थे कि अब माशाल्लाह मुल्क जो है कि इस्तेकाम की तरफ जाएगा, कि इतनी बड़ी कुदरती आफत जो कि तारीख की वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइमेट डिजास्टर्स हैं, उसका पाकिस्तान को सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हमें इतने बड़े क्राइसिस का सामना है और हमने इसका मुकाबला करना है, तो कौम में हिम्मत और उम्मीद के साथ हमें कौम की हिम्मत बढ़ानी चाहिए, बजाय ये कि हम कौम को मायूस करें। और अगर कोई किसी किस्म की डिसरप्शन है, देखिए सिंध और बलूचिस्तान की पूरी ज़रई मईशत खत्म हो गई। हमारा जो सिंध का इलाका है वो सब्जियां उगाता है, और हमारा जो पूरा मार्केट का निज़ाम है वो डिसरप्ट हो गया, रास्ते बंद हो गए। अभी भी रेलवे लाइन जो है कराची से लाहौर वाली जो है, पेशावर वाली बहाल नहीं हो सकी, उस पर 1-1 फुट पानी खड़ा है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। तो इन हालात के अंदर बजाय ये कि आप कौम को इत्मीनान दें, आप कौम को वो सैलाब में डूबी हुई है उसको नाउमीदी के अंदर भी डुबोना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि ये मुल्क दोस्ती नहीं, दुश्मनी। और फिर सबसे एक अहम बात शाहजेब साहब, इस वक्त पूरी PTI इस वक्त लगी हुई है बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर, सोशल मीडिया के जरिए बैनुल अक़वामी इदारों को, बैनुल अक़वामी लीडर्स को सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन चला रही है कि आप पाकिस्तान की मदद ना करें। ये कौन से पाकिस्तान के दोस्त हैं? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के दुश्मन भी आज पाकिस्तान से हमदर्दी कर रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं अपनी अना के लिए कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का नुकसान हो, ताकि इनकी सियासत को कोई ये अपना दोबारा चमका सके। लेकिन इनकी भूल है, लोग जानते हैं इनकी असलियत को कि ये क्या कर गए इस मुल्क की, जो उजाड़ा कर गए, आज हम उसी को संभाल रहे हैं। वैसे मगर जो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है उसके ऊपर आपकी तनकीद एक तरफ, मगर जो आप कह रहे हैं कि मुत्तहिद होना चाहिए, हुकूमत क्या कर रही है इत्तेहाद के लिए? आप लोगों ने उनके ऊपर पर्चे काटे हुए हैं, कोई दहशतगर्दी का पर्चा काटा हुआ है, उनकी पेशियाँ हो रही हैं, सैफुल्लाह नियाज़ी के घर पर रेड हो रहा है, आज आप देखिए शहबाज गिल की भी जमानत हो गई है। तो आप लोग कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हो कि जी आप तो इत्तेहाद करना चाहते हैं, आप नहीं करना चाहते कि किसी भी तरीके से तकसीम हो, मगर इमरान खान जो है वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं? देखिए हमने क्या जुल्म किया है? इमरान खान साहब पाकिस्तान की फौज को सियासत की नजर बनाए। इमरान खान साहब फौज के सीनियर जनरल्स में
तकसीम पैदा करने की कोशिश करें। इमरान खान साहब खातून जज को धमकियां लगाएं। इमरान खान साहब पाकिस्तान का आइन तोड़ के पार्लियामेंट के जरिए नो कॉन्फ्रेंस मोशन की ऐसी तैसी कर दें। इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ गाली गलोच करें। मुझे बताइए, इमरान खान साहब को कोई पूछ सकता है? ये तो वीआईपी हैं, इनको किस बात का गिला? इनके साथ क्या सलूक हुआ है? सलूक अगर आपने पूछना है कि क्या होता है तो जाइए आप राना सनाउल्लाह से पूछिए कि क्या सलूक होता है। आप जाइए जाके ख्वाजा आसिफ से पूछिए, आप शाहिद खाकान से पूछिए, आप शहबाज शरीफ साहब से पूछिए, आप बाकी लोगों से, हम सब से पूछिए कि हम किस किस्म की जेलें काट कर आए हैं। इनको तो 2-2 4-4 दिन में जमानतें हो जाती हैं। सबसे बड़ा सबूत यही है कि हुकूमत का अदलिया के ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं। मैं एक सवाल जरूर करना चाहता हूं अदलिया से। हम सब तो तौहीन अदालत में हमारे लोग तलाल चौधरी भुगता, दानियाल अजीज भुगता, निहाल हाशमी भुगता, यूसुफ रजा गिलानी भुगता। इमरान खान साहब ने कौन से सुलेमानी टोपी पहनी हुई है कि ये जो मर्जी गाली गलोच करे, इन्हें कोई पूछ नहीं सकता। मगर ये जो बात आप अदालत से कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये शाहजे बात सुन ले जरा, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच का फैसला आया हो 7 महीने तक इमरान और उस्मान बुज़दार ने जूती की नोक पे रखा है पंजाब के बल्दियाती इदारों की बहाली के फैसले को, नहीं अमल दरामद किया। कोई पूछ सका है इमरान खान से? ऐसा मगर इमरान को किस बात का है? वो तो इस मुल्क का वीआईपी है, जिसकी मर्जी पगड़ी उछाले, जिस इदारे की ऐसी तैसी करे, ना कानूनों से पूछ सकता है। और अदालत तो वैसे ही कहती है कि भाई आपको छुट्टी है। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये बात आज मरियम नवाज साहिबा ने भी की, और वो कह रहे हैं कि ये अभी भी लाडले हैं और इनका कोई कोच है, जिसकी वजह से अगर वो ना हो और ये लाडले ना हो तो इनका तो हम 3 दिन के अंदर अंदर हम इनको सीधा कर सकते हैं। किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्योंकि आज इमरान खान साहब पुरसुकून भी थे, फिर वो तौसी की बात भी कर रहे हैं। क्या आप लोग फिर कोई लाडलेपन का या कोई सपोर्ट होने का इशारा कर रहे हैं इमरान खान साहब के लिए? देखिए, वो लाडले हैं कि नहीं है, कोई सुलेमानी टोपी है जो इमरान खान के गिर्द हिसार बांधे हुई है, और ये यकीनन पूरी कौम के लिए एक मुहिम्मा है कि वो कौन सी सुलेमानी टोपी का हिसार है इमरान खान के गिर्द, कि वो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बात करे, वो पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ बात करे, वो आइन को तोड़े, वो पार्लियामेंट को बुलडोज करे, वो जो काम भी करे उसे कोई पूछ नहीं सकता। मैं बता रहा हूं कि अब तो पाकिस्तान में अगर खान साहब के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो पाकिस्तान की सियासत इस बुनियाद पे होगी, जो बढ़कर गालियां निकालेगा, जो बढ़कर जत्थेबाजी करेगा, वो समझेगा कि मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो ये एक बड़ा खतरनाक खेल है जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो इंसेंटिव बन रहा है कि आप जत्थेबाजी करें, आप गाली गलोच करें और मुल्क के आइन के साथ जो मर्जी करें, मुल्क के इदारों के साथ जो मर्जी करें, आपको कोई नहीं पूछेगा, सब आपसे डर जाएंगे और आप मजे के साथ दंदनाते फिरें। वैसे मगर इस सब में मसला ये है कि अगर यही सूरत हाल है जो आप कह रहे हैं, सुलेमानी टोपी, फिर मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं लाडले हैं, तो अब उन्होंने कह दिया है कि अगर आप लोगों ने नहीं इलेक्शन की तरफ गए, वो इलेक्शन के लिए आपसे बात भी करने को तैयार हैं, तो फिर वो एक आखिरी कॉल देंगे। और वो ये भी बता चुके हैं, उनकी जमात भी बता चुकी है कि फिर आर्मी चीफ की तकरीरी भी मुतनाज़े ही होगी और वो 3 साल तक मुतनाज़े ही रहेगी। आपका फिर भी यही फैसला है कि जी बात नहीं होगी, अगस्त तक हम टाइम पूरा करेंगे। आपका भी यही फैसला है कि फिर अगस्त तक ही टाइम पूरा करेंगे और आर्मी चीफ की तकरीरी भी करेंगे, या कोई ना कोई दरमियान का रास्ता निकालने का आप भी सोच रहे हैं? आपको पैगाम दिया गया है कि रास्ता निकालें कोई? देखिए, हमने जो इस मुल्क के लिए अगर मुश्किल फैसले किए हैं तो हमारा हक है कि हम इस मुल्क की मईशत को स्टेबलाइज करके अवाम के सामने जाएं। ये तो नहीं है कि जहर हम खाएं और हलवा जो है इमरान खान के सामने चला जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, हमारे सैलाब के अंदर लोग बेचारे गिरे हुए हैं, तबाह हाल हैं, आप किधर इलेक्शन कराएंगे? सिंध और बलूचिस्तान में तो अगले 6 महीने इलेक्शन करने की कोई बात ही नहीं आप कर सकते। और उसके साथ ही आपका जो मर्दमशुमारी है दिसंबर जनवरी में हो रही है, उसका नतीजा फरवरी में आ जाएगा। तो आपको कैसे आप बुनियाद बना सकते हैं कि फरवरी में आपकी मर्दमशुमारी का नतीजा आ जाए और आप उसके बाद हल्का बंदी किए बगैर पुरानी मर्दमशुमारी पे तो इलेक्शन नहीं कर सकते। कुदरती तौर पे, फितरी तौर पे इलेक्शन का टाइम फ्रेम यही है कि ये असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करें। और इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त डेस्परेट हैं, अपनी पता नहीं उन्हें क्या तकलीफ है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी फौज के जो सरबराह के तकर्री के मामले को जिस तरह ये पोलिटिसाइज कर रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं किया। मेरा सवाल ये खान साहब से कि आप कहते हैं जी नवाज शरीफ को हक नहीं मिलना चाहिए,
भाई नवाज शरीफ ने जो आर्मी चीफ की तकर्री की थी वो तो आपको इतनी पसंद आई कि आपने उसको और आप फिर उनकी एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, तो फिर आप नवाज शरीफ की इस सलाहियत लगाने के बारे में नहीं कर सकता। आपको क्या हक है कि आप सवाल उठाएं? वैसे मगर अब मसला ये आपने कहा ना कि ये नहीं हो सकता कि जहर हम खाएं और फिर हलवा इमरान खान साहब खाएं। ये हलवे की नौबत है ही कहाँ। मुश्किल फैसले होते हैं, फिर इस्तेहकाम आता है, फिर हालात बेहतर होते हैं, जो कि हलवे की सिचुएशन होती है। मुश्किल फैसले होगा, इस्तेहकाम फिर भी नहीं आया, गैर यकीनी की सूरत हाल है। ये तो मामला जहर ही जहर का है जो कि अवाम और मुल्क को भुगतना पड़ रहा है। तो हलवे की नोयत है कहाँ कि जिसको आप कह रहे हैं कि हलवा वो खाएं आगे? देखिए, हलवे का मकसद यह है कि इमरान खान साहब की जो मनमानी मुतालबे हैं कि पूरा मुल्क उनके आगे हाथ बांध के खड़ा हो जाए, इमरान खान साहब जो जिसको कहें उसके मुताबिक उनकी फरमाइश पूरी कर ली जाए। एक बंदा जो है वो हर किसी को गाली गलौज करे, हर किसी को वो दबाव में लाके जो मर्जी फैसला करे, ऐसा नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान है, कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि इस वक्त हम सब की अव्वलीन तरजीह ये है कि हम उन अपने भाइयों बहनों की खिदमत करें, उनको मदद दें कि वो दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो सकें। जो तबाही है, खान साहब को तो तौफीक नहीं है कि जाके उनकी हालत ज़ार देखें। खान साहब को तो इतनी तौफीक नहीं हुई कि अपने सूबा जहां उनकी हुकूमत है वो पंजाब में और जहां पे खैबर पख्तूनख्वा में डेरा गाजी खान के अंदर जाते जाके गांव-गांव फिरते, अब वो खैबर पख्तूनख्वा के टांक और डेरा इस्माइल खान के इलाकों में जाते, कोहिस्तान में जाते, नौशहरा में जाते, लोग उनको तलाश करते रहे हैं। ये तो जलसे करते फिर रहे हैं। ये किस किस्म का इनके दिल में अवाम का दर्द है। मैं समझता हूं कि ये एक जो बहरूप है, इसका अब इंशाल्लाह लोग आप देखेंगे कि अगले इलेक्शन में खुद ही फैसला कर देंगे। ऐसा मगर अगले इलेक्शन के लिए तो वो कॉन्फिडेंट है कि आप करा इसलिए नहीं रहे हैं कि वो जीत जाएंगे। दूसरा मसला ये है कि खुद मरियम नवाज साहिबा की बातें देखें तो वो ना तो आपकी हुकूमत से मुतमईन नजर आती हैं, ना जमात के चलने से मुतमईन नजर आती हैं। उन्होंने कहा कि वो समझती हैं कि पार्टी ओहदा और जो हुकूमत है वो अलग अलग होना चाहिए। यानी कि पार्टी के सदर अब शहबाज शरीफ साहब हैं और वो वज़ीर आज़म भी है, तो वो कह रहे हैं पार्टी सफ़र करती है क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। तो वो तो खुद इस बात का इशारा दे रही है कि पार्टी भी ठीक नहीं चल रही है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि पार्टी की सदारत कम अज़ कम फिर शहबाज शरीफ साहब से ली जाए? हालात हैं, आप सबको मालूम है कि गैर मामूली हालात हैं, चूंकि हमें गैर मामूली तबाही विरसे में मिली थी और हम दिन रात इसी पे लगे हुए हैं कि लोगों के लिए हम जो सैलाब की मुश्किलात हैं उनको कम करें, हम मुल्क की मईशत को बहाल करें। देखिए CPAC का क्या अशर करके गए, उसके लिए हम दोबारा दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि एतमाद पैदा करें, चाइनीज बिजनेसमैन को उनको दोबारा लेकर आए। तो ये गैर मामूली चैलेंजेस हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं और लोगों को पता है। और मैंने तो बार बार कहा है कि इमरान खान साहब जो इतने काबिल अपने आप को कहते हैं और सुनहरा दौर कहते हैं, ये अपने 4 सालों में कि कराची से पेशावर तक, शाहजेब चैलेंज है मेरा, एक मंसूबा गिना दें कि इनके दौर में शुरू हुआ और मुकम्मल हुआ। हमने तो दर्जनों 2-2 सालों में, 3-3 सालों में बिजली के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, यूनिवर्सिटीज के, हॉस्पिटल के मंसूबे खड़े कर दिए। इनका तो एक BRT इनकी सलाहियत की निशानी है कि जो BRT पेशावर का अशर किया। सर बहुत शुक्रिया। ऐसे बात साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। पूरे एतमाद हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, मगर इमरान खान साहब फिर क्यों इतने पूरे एतमाद हैं, इतना सुकून क्यों है, पीछे क्या कहानी है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इमरान खान की आज की तकरीर और पुरसुकून अंदाज, क्या कहानी है। हमारे साथ सीनियर साहिब तज़क्कार मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब बहुत शुक्रिया। शामी साहब, रोज़ाना ही तकरीबन सूरत हाल बदल रही है। खान साहब बड़े गुस्से में होते थे, आज बड़े सुकून में। नए इलेक्शन का मुतालबा, उससे पहले आर्मी चीफ की तौसी की बात कर रहे थे आर्जी तौर पर, जब तक नई हुकूमत आए। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कोई कोच है इमरान खान साहब का, अगर वो हट जाए, लाडलापन हट जाए तो 3 दिन में हम इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्या मामला है, कुछ बदला है, कुछ पकड़ा है इस्लामाबाद में आपके ख्याल में? देखिए, कुछ ना कुछ पक तो ज़रूर रहा है और ख़ान साहब से राब्ते भी लोगों के हैं और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने तो अब ऐलान इसकी तस्दीक कर दी है कि राब्ते जारी हैं, बातचीत हो रही है, पस पर्दा कुछ ना कुछ तय करने की कोशिश की जा रही है। और इमरान खान साहब का जो लहजा है वो धीमा पड़ा है, इससे भी इस बात की गमबाजी होती है। बाकी जो सूरत हाल पर परेशान होने वाले भी मौजूद हैं, उसे नाला भी मौजूद हैं और कई लोग ये चाहते हैं कि मामलात इस तरह से आगे ना बढ़ें, लेकिन मजबूरी ये है कि हालात काबू में नहीं आ रहे और ना हमारी मईशत काबू में आ रही है, ना हमारी सियासत काबू में आ रही है। सैलाब की तबाहकारियाँ अपनी जगह हैं,
तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये धींगा मुश्ती जारी रहे। इसको किसी ना किसी तौर ख़त्म होना है, और जो लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं वो जहाँ भी बैठे हुए हैं और जो भी हैं, तो आप बिल्कुल उनको अप्रिशिएट ही करना पड़ेगा, और ये दुआ भी करनी पड़ेगी कि अल्लाह करे कि उनकी कोशिशें कामयाब हो जाएं और हम इत्तफाक राय से कुछ ना कुछ करने के काबिल हो जाए। मकसद है इत्तफाक की राय की तरफ सूरत हाल जाएगी कैसे? हुकूमत तो कह रही है, हसन इकबाल साहब भी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा फरवरी से पहले तो करा ही नहीं सकते, मरदमशुमारी भी, फिर सैलाब भी। इमरान खान साहब को ज़ाहिर है फौरी इलेक्शन चाहिए, नवंबर की तैनाती तो हर हाल में वो खुद ही करना चाहते हैं। वो यहाँ तक आ गए हैं कि जिन पर वो बहुत सारे इल्ज़ाम लगा रहे थे उन्हें आर्जी तौसी देने के लिए मान गए, तो ये सूरत हाल सुलझेगी कैसे? देखें, बुनियादी बात तो ये है कि इलेक्शन कब होंगे। तो इमरान खान साहब ने एक इशारा तो दिया था कि वो फौरी इंतखाबात जो है उससे भी थोड़ा सा पीछे हट सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई बामकसद बातचीत हो जाए और जिस तरह उन पर दबाव कम हो रहा है, कुछ जो मुकदमात हैं उनके हवाले से भी रिलीफ मिल रही है, तो और वो ताउन करना भी शुरू कर दिया है उन्होंने, तो इससे अंदाज़ा होता है कि उनके ख़िलाफ़ कोई इक़दामात जो हैं उनको भी रोकने की कोशिश हो रही है। और उनके जो मुखालिफ हैं वो मेरा ख्याल है उनके पास अब ऐसी सलाहियत नहीं लग रही मुझे, या ऐसी सख्त नहीं लग रही कि वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला कुन इक़दाम कर सकें, या उनको ज़िच कर सकें, या उनका रास्ता रोक सकें, या उसे काट सकें। तो फिर यानी आगे का वक्त हुकूमत ही के लिए मुश्किल नज़र आता है, इमरान खान साहब के लिए नहीं? देखिए, अब मुश्किल तो अगर आप देखें बहैसियत कौम के, तो हम सब की है। और इस वक्त जो महंगाई जिस तरह है उसका आलम, जो तबाहकारियाँ हैं उसको देखिए, फिर डॉलर की उड़ान देखिए, तो कोई चीज़ काबू में तो आ नहीं रही है। और सियासियत में इस्तेहकाम जो है वो हर चीज़ को तहबाला कर रहा है। तो अगर यही मामलात इसी तरीके से जारी रहे तो फिर एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर भी चीज़ें आ सकती हैं, और एक बिल्कुल अफरा तफरी पैदा भी हो सकती है। इसलिए अगर तो हुकूमत सारे मामलात को काबू कर लेती और मईशत में वो इस्तेहकाम आ जाता जिसकी तवक्को की जा रही थी, तो उसके नतीजे में सियासत जो है वो भी मुस्तहकम हो जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और उसके आसार भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो फिर तो इस बात का तकाजा होगा ना कि बैठकर कोई रास्ता निकाला जाए, कोई इत्तफाक राय किया जाए। और जो भी इलेक्शन तो अब होने ही हैं, 1 साल के बाद, 10 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, तो इन पर कुछ ना कुछ इत्तफाक हो सकता है, और कोई ना कोई ऐसे इक़दामात जो हैं वो तय किए जा सकते हैं जिनसे इंतखाबात भी सामने नज़र आने लगें और कोई हालात में ठहराव भी आ जाए। बहुत शुक्रिया शामी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज 3 हाई प्रोफाइल केसेस की समाअत हुई। एक केस में कई हफ्तों से गिरफ्तार इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को जमानत मिल गई है, जबकि दूसरे केस में JIT से इमरान खान पर दहशतगर्दी की दफात लगाने की वजाहत मांगी गई है। और फिर तीसरे केस में एवन फील्ड रेफरेंस से मुतालिक मरियम नवाज के वकील ने कैलिबरी फॉन्ट पर अहम दलाइल दिए हैं, और जजिस के भी अहम रिमार्क सामने आए हैं जिनका मरियम नवाज के सियासी मुस्तकबिल पर मस्बत असर पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं शहबाज गिल की जमानत बाद गिरफ्तारी से मुतालिक केस की। आज शहबाज गिल को बगावत पर उकसाने के मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। शहबाज गिल इस मुकदमे में 9 अगस्त से गिरफ्तार थे और उनका ये मुकदमा कई हफ्तों से मुल्क की सियासत का मरकज बना हुआ था। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हुए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने शहबाज गिल के वकील से पूछा कि क्या शहबाज गिल ने FIR में लिखी हुई बातें की थी, क्या आप आर्म्ड फोर्सेस को सियासत में मुलविस करने के बयान को जस्टिफाई कर सकते हैं? तो उनके वकील ने जवाब दिया कि शहबाज गिल की गुफ्तगू में आर्म्ड फोर्सेस की कहीं भी तज़हीक नहीं की गई। शहबाज गिल की गुफ्तगू के मखसूस हिस्से बदनीयती से मुंतखब किए गए। चीफ जस्टिस ने फिर इस्तफसार किया कि क्या आइन के मुताबिक फ़ौज को सियासत में मुलविस किया जा सकता है? क्या सियासी जमात के एक तर्जुमान के इन अल्फाज का कोई जवाब दिया जा सकता है? ये सिर्फ तकरीर नहीं है। शहबाज गिल के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FIR में शहबाज गिल की गुफ्तगू से नून लीग की लीडरशिप के नाम निकाल दिए गए। शहबाज गिल ने हुकूमत और एक सियासी जमात की बात की थी। अगर ये नाम लिखे जाते तो वाज़ेह हो जाता कि उनका इल्ज़ाम फ़ौज पर नहीं नून लीग पर था। ये कहकर शहबाज गिल के वकील ने अपने मौक्किल की गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट भी पढ़कर सुनाया और मजीद कहा कि शहबाज गिल की सारी गुफ्तगू स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल से मुताल्लिक थी। मुसल्लह अफवाज की तरफ से मुकदमा दर्ज कराने का इख्तियार किसी और के पास नहीं है। शहबाज गिल पर मुकदमे में बगावत की दफात भी शामिल कर दी गई।
जिसने मुकदमे को भी मुतनाज़े बना दिया, जबकि रिमांड को भी बहुत मुतनाज़े बना दिया गया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने नुक्ता उठाया कि हमारी अफवाज इतनी कमज़ोर नहीं है कि किसी के लापरवाह बयान से मुतासिर हो जाएं और किसी के गैर जिम्मेदाराना बयान से उन पर असर हो जाए, लेकिन शहबाज गिल के गैर जिम्मेदाराना बयान को किसी तौर पर भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। दौरान समाज शहबाज गिल के वकील ने जब ये कहा कि अदालत इस बात पर ज़रूर गौर करे कि हुकूमत कैसे अपने मुखालिफिन के खिलाफ दहशतगर्दी और गद्दारी के इल्ज़ामात का सहारा ले रही है, तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने उनसे मुकालमा किया कि शहबाज गिल जिस हुकूमत के तर्जुमान थे वो भी ऐसे ही संगीन केसेस का सहारा लेती थी। फिर शहबाज गिल के वकील ने मज़ीद दलाइल देते हुए कहा कि कायदे आज़म ने भी कहा था कि गलत ऑर्डर को ना माना जाए और शहबाज गिल ने भी वही कहा था। इस पर चीफ जस्टिस ने नमाज दिए कि नहीं, ये लापरवाही पर मबनी बयान था। क्या सियासी जमात के तर्जुमान को मालूम नहीं था कि आर्म्ड फोर्सेज ने सियासत में मुदाखलत ना करने का हल्फ लिया हुआ है? शहबाज गिल का बयान गैर जिम्मेदाराना, गैर मुनासिब और हताकामेज था। शहबाज गिल के वकील की तरफ से जमानत के हक में दलाइल मुकम्मल होने के बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने दलाइल का आगाज़ किया तो चीफ जस्टिस ने उनसे कई सवाल किए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पूछा कि क्या तफ्तीश में सामने आया कि शहबाज गिल ने किसी सिपाही या अफसर से बगावत के लिए रब्ता किया? क्या आर्म फोर्सेस की जानिब से कभी शिकायत दर्ज कराई गई? शहबाज गिल ने किसी एक को कहा हो कि बगावत करो तो बताएं। तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि शहबाज गिल ने एक को नहीं बल्कि अपने बयान से सबको बगावत पर उकसाया। शहबाज गिल के अल्फाज की खुद उनकी जानिब से तरदीद नहीं की गई। शहबाज गिल ने यह बात एक न्यूज़ चैनल पर कही थी जिसे मुसल्लह अफवाज में भी देखा जाता है। ये बात बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम साबित करने के लिए काफ़ी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि बगावत का केस तो ये अदालत मानती ही नहीं है। ये बताएं कि चीफ कमिश्नर और वजारत दाखिला को बगावत का केस बनाने की मंजूरी कहाँ है? इस मौके पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने मौका अख्तियार किया कि शहबाज गिल के सैटेलाइट फ़ोन में काफ़ी हसास चीज़ें हैं। तो चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि क्या इसकी कोई रिपोर्ट आई है, क्या था उस रिपोर्ट में? तो राजा रिजवान अब्बासी ने जवाब दिया कि अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। समाअत के आखिर में चीफ जस्टिस ने हुकूमती वकील से कहा कि जैसा आपने बताया अगर वैसा है तो फिर ये तो मजीद इंक्वायरी का केस है। जब तक ठोस मवाद ना हो किसी को जमानत से महरूम नहीं करना चाहिए। कल को वही शख्स बेकसूर निकला तो इसका कोई इजाला नहीं हो सकता। आप कार्रवाई ज़रूर करें लेकिन ठोस मवाद तो सामने लाएं। दोनों तरफ के दलाइल मुकम्मल होने पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने शहबाज गिल की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली और उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब आज ही शहबाज गिल पर तशद्दुद से मुतालिक तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया गया है, जिसकी सरबराही जस्टिस एजाजुल एहसन कर रहे हैं और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस जमाल मंदूखैल बेंच का हिस्सा होंगे। कल दिन 11 बजे ये बेंच पहली समाअत करेगा। इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस समन रिफत पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने यह केस सुना। चीफ जस्टिस ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से पूछा कि आप बताएं कि तकरीर में क्या कहा था और दहशतगर्दी की दफ़ा कैसे बनती है। आप वो अल्फाज बताएं जो अदा किए गए थे। तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने इमरान खान के अल्फाज दोहराए कि मजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा आप तैयार हो जाएं, आपके ऊपर हम एक्शन लेंगे। अदालत ने मज़ीद सवाल किया कि हमने कहा था कि तफ्तीशी अफसर बताएंगे कि क्या दहशतगर्दी की दफ़ा लगती है या नहीं। तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने जवाब दिया कि इस केस में दहशतगर्दी की दफ़ा लगती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि यह बहुत संजीदा नोयत का इल्ज़ाम होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। बहुत गलत तकरीर और नामुनासिब अल्फाज थे मगर इस पर दहशतगर्दी की दफ़ा तो नहीं बनती। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मजीद कहा कि कोई आईजी इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि तकरीर से डरे या घबरा जाए। तो राजा रिजवान अब्बासी ने जवाब दिया कि अगर एक साबिक वज़ीर आज़म या मुस्तकबिल का मुमकिन वज़ीर आज़म ऐसे अल्फाज कहे तो फ़र्क पड़ता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आप दहशतगर्दी के मामले को ऐसा ना बनाएं। जज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। तौहीन अदालत की बाकायदा कार्रवाई चल रही है। दहशतगर्दी के जुर्म को इतने छोटे लेवल पर मत लाएं। हमने ऑर्डर किया था कि दहशतगर्दी की दफ़ात से मुताल्लिक़ आज अदालत को बताएं। तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जवाब पेश किया कि मुल्ज़िम ही ताख़ीर से शामिल तफ्तीश हुआ है, जिस पर अदालत ने मुकदमे की मज़ीद समाअत 19 सितंबर यानी पीर तक मुलतवी कर दी और अगली समाअत में JIT से वजाहत मांगी है कि इमरान खान के बयान पर दहशतगर्दी की दफ़ात कैसे लगाई गई हैं। अपीर को JIT के अरकान को खुद पेश होकर वजाहत करनी है। तहरीक इंसाफ के इन 2 केसेस के अलावा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत हुई। समाअत में कैलिब्री फॉन्ट से मुतालिक अहम और दिलचस्प बहस हुई। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज़ एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरियम नवाज के खिलाफ रॉबर्ट रिडले बतौर गवाह पेश हुए थे। JIT ने रॉबर्ट रिडले की रिपोर्ट पर ट्रस्ट डीड को जाली करार दे दिया था। फाइंडिंग दी गई कि कैलिब्री फॉन्ट उस वक्त था ही नहीं जिस वक्त ट्रस्ट डीड तैयार की गई थी। नैब के शवाहिद में मरियम नवाज की हद तक वाहिद चीज़ रॉबर्ट रिडले की रिपोर्ट थी। एक एक्सपर्ट की राय को इस केस में बुनियादी शवाहिद के तौर पर ले लिया गया। एक्सपर्ट की राय कभी भी बुनियादी शहादत नहीं होती। महज एक एक्सपर्ट की राय पर सज़ा सुना देना दुरुस्त नहीं है।
अमजद परवेज एडवोकेट ने मजीद कहा, 5 जनवरी 2017 का एक खत है जिसमें सॉलिसिटर ने हुसैन नवाज के दस्तखत की गवाही दी है। ट्रस्ट डीड पर दस्तखत करने वाले किसी शख्स ने दस्तखत ना करने का नहीं कहा। ये इल्ज़ाम गलत है कि ट्रस्ट डीड की तैयारी के वक्त कैलिबरी फॉन्ट दस्तयाब नहीं था। तो जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे पूछा कि क्या आप इस डॉक्यूमेंट और इसके मतन को तस्लीम करते हैं? तो मरियम नवाज के वकील ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल, हम इस डॉक्यूमेंट को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने मजीद पूछा कि प्रोसिक्यूशन का इस हवाले से क्या कहना है? तो मरियम नवाज के वकील ने जवाब दिया कि प्रोसिक्यूशन कहती है कि इस ट्रस्ट डीड पर दर्ज तारीख गलत है। वो ये भी कहते हैं कि इस तारीख पर कैलिबरी फॉन्ट दस्तयाब ही नहीं था। मरियम नवाज के वकील ने मजीद कहा कि जिरा में बताया गया कि ट्रस्ट डीड की तारीख से पहले ये फॉन्ट डाउनलोड करके इस्तेमाल किया जा चुका था। तो मोहसिन अख्तर कियानी ने सवाल किया कि जो भी फॉन्ट बनता है वो कहीं रजिस्टर तो होता होगा। जैसे आमिर फारूक ने सवाल किया कि क्या कैलिबरी फॉन्ट के रजिस्टर होने से मुताल्लिक कोई चीज़ रिकॉर्ड पर आई? तो मरियम नवाज के वकील ने जवाब दिया कि ये रिकॉर्ड पर लाना नैब की जिम्मेदारी थी, हमारी नहीं। रॉबर्ट रेडले ने खुद कहा कि वो अप्रैल 2005 में खुद भी ये फॉन्ट इस्तेमाल कर चुका है। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि फिर तो ये केस ख़त्म ही हो गया है। अमजद परवेज एडवोकेट ने मजीद दलाइल दिए कि रॉबर्ट रेडले ने जिरा में ये भी माना कि वो कंप्यूटर एक्सपर्ट ही नहीं है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि वो अगर एक्सपर्ट नहीं है तो फिर उसके शवाहिद ही ख़त्म हो जाते हैं। ट्रस्ट डीड दुरुस्त है तो इसका असर क्या पड़ता है? तो मरियम नवाज के वकील ने जवाब दिया कि कोई असर नहीं पड़ता, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं उठाया गया। प्रॉपर्टी इसी फैमिली की थी, इसी फैमिली में रहनी थी और अभी तक उसी को भुगत रहे हैं। मरियम नवाज ना कभी वहाँ रही और ना ही कभी उन्हें कोई किराया आया, जबकि प्रोसिक्यूशन मरियम नवाज को बेनिफिशियल मालिक कह रही है। अमजद परवेज एडवोकेट ने मजीद कहा कि मरियम नवाज पर जुर्म में मुआवनत का इल्ज़ाम लगाया गया। मुआवनत तो तब आएगी जब पहले जुर्म साबित हो। अमजद परवेज एडवोकेट ने मजीद दलाइल दिए कि नैब ने कहा कि जुर्म 1993 में हुआ था। ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि इतने साल बाद मुआवनत कैसे हो गई। मरियम नवाज के वकील ने दलाइल में ये भी कहा कि इस केस पर नैब का पुराना कानून लगाएं या फिर नया कानून लगाएं, बनती बरियत ही है। आमदनी के जायज़ ज़राए आज तक किसी रिपोर्ट, रेफरेंस, फर्द जुर्म या जजमेंट में नहीं बताए गए। एवनफील्ड रेफरेंस में कीमत का भी आज तक तयन ही नहीं किया गया। असासे की मालियत और आमदनी के ज़राए डिस्कस करना ज़रूरी है, वरना मुल्जिम पर बारे सबूत ही नहीं आएगा। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज एडवोकेट के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने नैब को दलाइल देने की मोहलत देते हुए समाअत 20 सितंबर तक मुलतवी कर दी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और उसके बाद बात करेंगे एक अहम खत की जो अब से कुछ देर पहले सामने आया है। उसकी क्या तफसीलात हैं आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। 12 सितंबर को नए अदालती साल के आगाज़ पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा था कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मुकदमे से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से वफाकी हुकूमत नाखुश थी, जिसका इजहार 5 जजेस की तैनाती के इजलास में सामने आया। वफाकी हुकूमत के दोनों नुमाइंदों यानी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस की नामजदगियों की तायद नहीं की। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुताल्लिक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के किरदार को भी जानिबदाराना करार दिया और यह भी कहा कि सियासी जमात के मुतालबे पर बार की तरफ से फुल कोर्ट की तदाबीर कानूनी बुनियाद के मुताबिक नहीं थी। चीफ जस्टिस के इस बयान के बाद एक नया तनाज़ा सामने आ गया है और जुडिशल कमीशन के इजलास में शरीक सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जुडिशल कमीशन के अराकीन के नाम खत लिख दिया है, जिसमें कहा गया है कि हमने हमेशा कोशिश की है कि गैर ज़रूरी तनाज़ात को नज़रअंदाज करें और कौम के सामने इदारे को एक वहदत की तस्वीर की सूरत में पेश करें, मगर मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने नए अदालती साल की तकरीब में जो खिताब किया उसने हमें मायूस किया है। खत के मुताबिक ये जो तकरीब हुई थी उसका मकसद नए अदालती साल के लिए हमारी तरजीहात और विजन तय करना था, मगर चीफ जस्टिस ने बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तनकीद के जवाब में उन्हें जवाब देने की कोशिश की और एकतरफा तौर पर पूरे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात कर दी। खत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल नहीं है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस आते हैं। चीफ जस्टिस का ज़ेर इल्तवा केसेस पर तबसरा करना परेशान कुन था और उन्होंने गैर ज़रूरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक और मौजूदा ओहदेदारों से मुताल्लिक तौहीन आमेज़ रिमार्क्स दिए और उन पर सियासी पार्टीबाजी का इल्ज़ाम लगा दिया, क्योंकि उन्होंने फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त की थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। खत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट उनकी तौहीन नहीं कर सकती और ना ही उनसे कोई मकसद को जोड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया इसका जवाब पेश करने के लिए चीफ जस्टिस ने मजीद ये कह दिया कि उस दरख्वास्त की कोई कानूनी बुनियाद ही नहीं थी। ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आईन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से तकाजा करता है कि वो फैसले दे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा गैर मुनासिब और नाकाबिल फ़हम था वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के काम और उसके फैसलों का जिक्र करना था। आइन के तहत जुडिशल कमीशन एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। चीफ जस्टिस ने कहा
कि जुडिशल कमीशन के चेयरमैन की तरफ से जजेस की तैनाती के लिए जो नाम तजवीज़ किए गए थे उनकी वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों ने मंजूरी नहीं दी और उन्हें वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों, वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल पर इल्ज़ाम लगाया और अपनी नाराज़गी का इजहार किया। किसी भी सूरत में जुडिशल कमीशन के चेयरमैन यानी चीफ जस्टिस को वो नहीं कहना चाहिए था जो उन्होंने कहा है। जस्टिस फाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़त के मुताबिक चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के चेयरमैन हैं, इसलिए उसकी फैसलों की तामील की जिम्मेदारी दूसरों से ज़्यादा उन पर आती है और ये चीफ जस्टिस को ज़ेब नहीं देता कि वो अपने ही अराकीन पर हमला करें और वो भी अवाम के सामने, और वो भी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उनके उम्मीदवारों की तायद नहीं की और जो चीफ जस्टिस ने कहा है वो रिकॉर्ड के भी खिलाफ था, जैसा जुडिशल कमीशन के बगैर इजाज़त जारी की गई ऑडियो से भी मालूम होता है। ये दुरुस्त नहीं है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के उम्मीदवारों की जुडिशल कमीशन के 4 अराकीन ने हिमायत की थी। मोअज़्ज़िज़ जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी ने भी उनके तमाम उम्मीदवारों की हिमायत नहीं की थी। और ये भी गलत है कि जुडिशल कमीशन का ये इजलास पहले से तयशुदा इजलास था और ये कि उसे मुलतवी किया गया था। इजलास के दौरान जब चेयरमैन अपना हदफ हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके तो उन्होंने जुडिशल कमीशन के अक्सरियती फैसले को खुद पर हमला समझा और जब चेयरमैन जुडिशल कमीशन यानी चीफ जस्टिस अपना हदफ हासिल करने में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने जुडिशल कमीशन के अक्सरियती फैसले को ज़ाती तौर पर ले लिया और इजलास से उठकर चले गए। जुडिशल कमीशन के तमाम अराकीन बशमूल चेयरमैन बराबर हैं। खत के मुताबिक आईन ने चीफ जस्टिस पर सिर्फ एक जिम्मेदारी डाली है कि वो उसके चेयरमैन के तौर पर भी काम करें। आईन ये लाजिम करता है कि जुडिशल कमीशन अपने तमाम अराकीन की अक्सरियत से जजेस नामजद करे। 28 जुलाई 2022 के मज़कूरा इजलास में जुडिशल कमीशन ने चेयरमैन के तजवीज़ करदा 5 उम्मीदवार मंजूर नहीं किए थे। अगरचे चीफ जस्टिस ने कहा कि आईनी इदारों की तहकीर, उनके तकद्दुस की पामाली या उन पर हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन खुद चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन का फैसला ना मानकर उसकी तहकीर की है। जुडिशल कमीशन के कई इजलास में ये ख़त लिखने वाले हम दोनों जजेस अक़लियत में रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा भी अवामी खिताब में जुडिशल कमीशन के किसी रुकन की सरजनिश या उसके बारे में हमने बदगुमानी नहीं की। इस अमर पर भी सवालिया निशान है कि क्या हमें अपने आप को फैसला शुदा मुकदमात की तादाद पर दाद देनी चाहिए, जबकि 1/3 से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट खाली पड़ी है। अदालत पूरी होती तो यकीनन कई ज़्यादा मुकदमात का फैसला कर चुकी होती। हमने जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने के लिए मुतादिद बार जुडिशल कमीशन के चेयरमैन को उनकी जानिब से ऐलान की गई गर्मियों की छुट्टी से पहले भी और बाद में भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए नामजदगियाँ की जाएँ। इस अमर की फौरी अहमियत पर जोर देने के लिए हमने ये भी कहा था कि उनकी असामियों को पुर ना करना एक आईनी फरीजे से लापरवाही और गफलत की रविश है, लेकिन हमारी बात को अहमियत नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट को माजूर नहीं छोड़ा जा सकता जब तक कि अराकीन चीफ जस्टिस के अल्फाज में चेयरमैन के तजवीज़ करदा उम्मीदवारों की तायद करें। हम चीफ जस्टिस के दाएं और बाएं बैठे थे जब वो अपनी तकरीर पढ़ रहे थे, मगर तकरीब के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हम चीफ जस्टिस की तकरीर के दौरान खामोश रहे। चूँकि चीफ जस्टिस की तकरीर की इशाअत मीडिया पर वसी पैमाने पर हुई है, इसलिए हम ये वजाहत देने पर मजबूर हुए हैं ताकि हमारी खामोशी को गलत समझ कर उसे रजामंदी से ना जोड़ा जाए। आपके मुखलिस जस्टिस काजी फाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।